जैसा कि आप लोग जानते हैं कि डीआरडी आ चुकी है और इस दिन का इंतजार विद्यार्थियों को बहुत बेसब्री से था। आप लोग सब भी जानते हैं कि डीआरडीओ की वैकेंसी बहुत बड़े व्यापक स्तर पे आ चुकी है, जिसका ऑफिशियल अनाउंसमेंट सितंबर को होगा। लेकिन डीआरडीओ ने एक पोस्टर रिलीज कर दिया है वैकेंसी के बारे में, और ऑलमोस्ट न्यूज है कि टोटल 1075 मतलब 1075 सीटें टोटल डिप्लोमा के स्टूडेंट के लिए ये दिया गया है। तो आज इस सेशन में मैं आपको बताऊंगा कि डीआरडीओ की वैकेंसी आई है तो उसका एग्जाम कैसा होगा, उसके सिलेबस क्या होंगे, क्या प्रीवियस कट ऑफ रहा है, और सबसे इंपॉर्टेंट जो कि एग्जाम को अगर आप क्रैक करना चाहते हैं तो किन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे, मींस फ्रेमवर्क, स्ट्रेटजी। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और जितना हो सके अपने दोस्तों को करिए, क्योंकि मेरा मानना है कि डिप्लोमा डीआरडीओ के प्रति अवेयरनेस नहीं है। बहुत बहुत बच्चे हैं जो कि नहीं जानते डीआरडीओ है क्या, या वहां जाने के लिए हमें कैसी तैयारी करनी होगी। तो इन सारी बातों को के वाला हूं, अंत तक बने रहिए। तो जैसा कि डीआरडीओ के इसी के एक आइडिया आप लोगों को है, सब कोई जानते हैं। मैं ब्रीफली 1-2 मिनट आपको बताता हूं कि डीआरडीओ जो है एक जो हमारा इंडिया का जो डिफेंस है उसका आरएनडी विंग है। आरएनडी मतलब हुआ रिसर्च एंड डेवलपमेंट ना। तो यहाँ पे अगर इसको हिंदी में कहा जाए तो पूर्ण रूप से अनुसंधान ही होता है, रिसर्च ही किया जाता है, और उसके बाद डिफेंस में यूज्ड होने वाले जितने इक्विपमेंट्स हैं उसके बारे में या उसमें अपग्रेडेशन करके फिर बैक जो हमारा इंडियन आर्मी है या जो भी डिफेंस सिस्टम है उसे दिया जाता है, या जो भी डिफेंस बनाने वाली इंडस्ट्री है जो कि डायरेक्टली मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में आते हैं उन्हें ये दे दिया जाता है। तो ये रिसर्च होगा, यहाँ पे बहुत सारे लेबोरेटरीज होंगे जहां पे अगर आप भविष्य में जाते हैं तो आपकी नियुक्ति होगी। आपको मैं बता दूं कि लगभग 50+ लैब्स जो हैं ऑल ओवर द इंडिया है, और सब अच्छे अच्छे लोकेशंस में है ना, जैसे कि हैदराबाद हो गया, पुणे हो गया, बैंगलोर हो गया। और सब कोई ये जानता होगा, अगर आप नहीं जानते हैं तो जान लीजिए कि जिस तरह से स्पेस ऑर्गेनाइजेशन में ना हमारे जो पूर्व के राष्ट्रपति थे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जिसे हर एक बच्चा यूथ आइकन मानता है, उनका एक विजन था, उन्होंने उसको फ्लरिश किया था। तो इसरो के साथ साथ उन्होंने डीआरडीओ को भी काफी फ्लरिश किया, डीआरडीओ में भी उनका काफी कंट्रीब्यूशन रहा है। तो मेरे पास जो नॉलेज है यही है, जो मैं जानता हूं कि एक विजनरी आदमी तो थे ही डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, और उन्हीं के विजन कहीं ना कहीं एक परिणाम है कि डीआरडीओ बहुत बड़े स्तर पे आ गया है, और आज हम रक्षा और स्पेस के फील्ड में कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंट होते जा रहे हैं। इवन हम खुद के लिए तो बनाते ही हैं, और बहुत सारे देशों को हम जो डिफेंस इक्विपमेंट्स है उसे हम एक्सपोर्ट भी करते हैं। तो धीरे धीरे कहीं ना कहीं डीआरडीओ काफी प्रोग्रेसिव हो गया है, और हमारा जो डिफेंस सिस्टम है ना उसका आधार ही है डीआरडीओ। तो मेरा मानना है कि आपके पास एक बहुत अच्छा अवसर है, यू हैव ए गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू ज्वाइन डीआरडीओ एंड सर्व द नेशन। तो कहीं ना कहीं अगर आप इस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करते हैं तो डायरेक्टली यू आर गिविंग कंट्रीब्यूशन टू द नेशन। ये बहुत बड़ी बात है। चलिए तो देखते हैं कितने लोग इसके प्रति हैं, क्या मैं आपके अंदर इच्छा जागृत कर पाता हूं। मैं प्रयास करूंगा कि आप जरूर डीआरडीओ में सफल हो, आगे बढ़ें, बट वहां तक अगर पहुंचना है तो रास्ता आसान नहीं है, ठीक है, बहुत मुश्किल है। थोड़ा सा आपको ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा। अगर विराट की भाषा में बोले तो 120% एफर्ट देना पड़ेगा लगभग नेक्स्ट 100 डेज। तो अगर आप अगले 100 दिन अपने जिंदगी का बेस्ट 120% मतलब जो 100% हो सकता है उससे भी थोड़ा ज्यादा अगर देते हैं तो कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा एज बनेगा और आपका सिलेक्शन जरूर होगा। चलिए, ये पोस्टर है, आप वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, इसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, उसी को मैंने एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में निकाल के आप लोगों के सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। तो सब कोई जानते हैं सितंबर 10 के एडवर्टाइजमेंट का पोस्टर आ चुका है। डिटेल्ड वैकेंसी 3 सितंबर को रिलीज होगा। दीज आर द बेसिक इंफॉर्मेशन ना। और अगर ये वैकेंसी मैं बता दूं, जो लोग नहीं जानते हैं, अल्टरनेट ईयर आती है, मतलब 2014 में आई थी, फिर 16 में आई, फिर 18 में आई, 20 में आना था, सपोज टू कम इन 2020,
बट आप लोग सभी जानते हैं पेंडेमिक के कारण नहीं आ पाया है ना। तो लेकिन जब नहीं आया है तो वैकेंसी के साथ आया है, मतलब डबल धमाका। तो 4 साल बाद आया जरूर है, आफ्टर 4 इयर्स, लेकिन डबल धमाके के साथ, मतलब 294 वैकेंसी है मैकेनिकल के लिए, सबसे ज्यादा। इतनी बम्पर वैकेंसी अब पिछले 2 साल के दौरान नहीं आई है और शायद अगले 2 साल फिर नहीं आए। तो एक बहुत अच्छा मौका है कि अगर आप जुड़ना चाहते हैं। बट इसमें जो वैकेंसी है 2 कैटेगरी में है। एक डिप्लोमा स्तर से है, आप जा सकते हैं, जैसे आपने रिस्पेक्टिव फील्ड में आपने डिप्लोमा किया है, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, तो इसमें एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और जो लोग आईटीआई करके गए हैं उनके लिए भी 826 वैकेंसी है। अगर देखा जाए तो टोटल 1901 वैकेंसी, जो कि पिछले 3-4 सालों में काफी ज्यादा, इतनी वैकेंसी आई नहीं है। तो ये बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है डिप्लोमा स्टूडेंट के लिए, खास करके मैकेनिकल या मैकेनिकल इक्विवेलेंट ब्रांच, जैसे ऑटोमोबाइल है, प्रोडक्शन है, रेफ्रिजरेशन है, ये सब भी आप मैकेनिकल में अपियर हो सकते हैं। ऑटोमोबाइल का सेपरेट सीटें भी है, लेकिन बहुत कम है, 8 या 10 हैं संभवतः। लेकिन अगर आप मैकेनिकल में अपियर होते हैं तो आपके पास मौका मिलेगा टोटल 294। अभी मैं और डिटेल में बताने वाला हूं। चलिए तो इसको हम लोग देखते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात थोड़ा सा जान लीजिए कि भविष्य में कभी आप वहां जाते हैं, आपका जो पद होगा एसटीए, सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट ना, जेई इक्विवेलेंट है। रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में यही पद का नाम हो जाता है टेक्निकल असिस्टेंट, या एटॉमिक एनर्जी डिपार्टमेंट में जाएंगे तो साइंटिफिक असिस्टेंट पद का नाम हो जाता है। बट कहीं ना कहीं एक ही रोल है, बस आप एसटीए कहलाएंगे। ग्रुप बी में आते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट का, ये प्योर सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में आता है। और जो आपकी बेसिक्स होंगे 35,400, और ये बहुत ही हैंडसम बेसिक है। आप अगर, मैं यकीन मानिए, अगर आप इस पोस्ट पे जाते हैं तो आपकी स्टार्टिंग सैलरी नहीं भी करीब तो 50,000 प्लस होगी, ज्यादा ही हो सकती है, कम नहीं होगी। और किसी भी स्टार्टिंग करियर को स्टार्ट करने के लिए ये सैलरी बहुत मानी जाती है। अगर आप प्राइवेट में जॉब कर रहे हो, बहुत लोग, हमारे बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं प्राइवेट में भी हैं, और मैं उन्हें भी कहूंगा कि आप अगर हैं तो समझ पा रहे होंगे कि प्राइवेट इंडस्ट्री में इस सैलरी तक पहुंचने में कम से कम 5 से 7 साल का आपको समय लगेगा। लेकिन अगर आप अगला 3 महीना अपना बेस्ट देते हैं तो आप मे भी अगले साल से एक नए सैलरी, नए साल की शुरुआत एक नए विकल्प के साथ कर सकते हैं। तो डीआरडीओ एक बहुत ही सुनहरा अवसर आपके लिए हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या है कि वहां तक हम पहुंचे कैसे। और हमारा आज का जो वीडियो है, मेन डिस्कशन हम इसी पे करेंगे। एक नजर दे लेते हैं वैकेंसी पे, तो सबसे ज्यादा मैकेनिकल है ना। अक्सर हाँ, मैं लोगों को बोलते हुए सुनता हूं कि मैकेनिकल में सीटें कहां आती है, सिविल है इतनी सीटें आ रही है, इलेक्ट्रिक इतनी सीटें आ रही हैं। तो उन सब लोगों के लिए जवाब यही है अपना राज ना। तो मैकेनिकल जो है रिसर्च के क्षेत्र में राजा है, बहुत ज्यादा वैकेंसी है, 294। अगर देखा जाए जो एवरेज वैकेंसी से पहले आई है नियरली 100 के आसपास आती थी। पिछले बार 140 के राउंड थी, उससे पहले 75 थी, 75। इस बार चूंकि 1 साल गैप करके आया है, एक सेशन मिस हो गया, तो डबल धमाका। तो आउट 300 सीटें, 294 वैकेंसी बहुत ज्यादा होती है। और जो ढंग के स्टूडेंट होंगे वो तो खुशी के मारे पागल हो रहे हैं, अब तो निकाल ही लेंगे। लेकिन एक बात जान लीजिए, ये बहती हुई गंगा है, इसमें अगर आपने हाथ नहीं धोया तो फिर मौका नहीं मिलेगा, और इतनी बम्पर वैकेंसी नहीं आने, आपको कहीं ना कहीं अपना बेस्ट देना ही पड़ेगा। ठीक है, चलिए। बट सवाल वही उठता है कि सर कैसे करें, क्या करें। तो अभी मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे इसको क्रैक करना है, कैसे डिलीवर करना है, और क्या सिलेबस है, कैसे स्मार्टली हम इसको टैकल करेंगे ना। अगर एलिजिबिलिटी देखें, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, 18 साल आपका एज मिनिमम होना चाहिए, मैक्सिमम 28 है। हाँ, अगर आपको कैटेगरी रिलैक्सेशन है, गवर्नमेंट रूल्स जैसे एससी ओबीसी सब में एज रिलैक्सेशन का गवर्नमेंट का रूल है, तो वो सारा एप्लीकेबल है। मिनिमम 18। मुझे कुछ ऐसे बच्चे मिले हैं डिप्लोमा में जो 10th के बाद सीधे आए हैं और कहीं गैप नहीं है, और उनका एज 18 पुरने में थोड़ा सा कम जा रहा है। तो दे आर वेरी अनफॉर्चुनेट, बट कोई बात नहीं है, आपको फिर मौका मिलेगा। तो 18 वर्ष जो है ये जरूरी है। तो कुछ बच्चे ऐसे, मैक्सिमम मुझे जहां तक समझ में आता है डिप्लोमा वाले छात्र
18 जरूर पास कर लेंगे। और सबसे बड़ी खुशखबरी, ये वैकेंसी सिर्फ आप ही का है, मतलब बीटेक वाले लोग इसमें हमला नहीं बोल सकते हैं। चलिए, तो खुश हो जाइए, बहुत अच्छा मौका है। तो ओनली डिप्लोमा स्टूडेंट, और अगर आप मैकेनिकल से हैं तो और भी खुश हो जाइए, क्योंकि सबसे ज्यादा वैकेंसी आप ही के पास है। अब आते हैं एग्जाम पैटर्न, जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबकी जिज्ञासा इसी बात पे है, क्योंकि पोस्टर में भी कुछ नहीं दिया है, और मैं आपको बता दूं डिटेल एडवर्टीजमेंट में भी बहुत कुछ नहीं होगा। तो जो मेरा प्रीवियस अनुभव है, बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो जुड़े हुए हैं हमसे, डीआरडीओ में हैं, कार्यरत हैं, तो सबका अनुभव है, सबने अपना अपना फीडबैक दिया, मैंने सारी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया। तो उस आधार पे यह है, ये जरूरी नहीं है मैं जो बता रहा हूं 100% 100% हो, लेकिन लगभग संभावना है कि पैटर्न ऐसा ही रहेगा। कुछ चीज की पुष्टि ऑफिशियल हो चुकी है, लाइक जैसे आपका एग्जाम है, ठीक है, 2 टीयर में होगा। टीयर 1 स्क्रीनिंग होगा, टीयर 1 स्क्रीनिंग होगा जो कि क्वालिफाइंग होगा। क्वालिफाइंग का मतलब यही है, इसके मार्क्स आपके फाइनल मेरिट लिस्ट में नहीं काउंट होंगे, ठीक है। चूंकि भीड़ है बहुत ज्यादा, मैं उम्मीद करता हूं कि लगभग 50,000 से 70,000 डिप्लोमा स्टूडेंट इस एग्जाम में अपियर होंगे। और मैकेनिकल के लिए बात करें तो सबसे ज्यादा भीड़ भी मैकेनिकल में ही होगी ना। ऑल ओवर इंडिया में, चूंकि 4 साल बाद आई है, बहुत लोग इंतजार में थे। भी बहुत सारे स्टेट में 6 सेमेस्टर का रिजल्ट आ गया है, तो वो बच्चे भी तैयार हैं। पिछले प्रीवियस ईयर के सीनियर, सुपर सीनियर वो भी है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास एक अच्छा मौका है। तो ये स्क्रीनिंग है, भीड़ को कम करने के लिए 1:8 में आपको रिजल्ट आएगा टीयर 1 का, मतलब एक के लिए 8 लोगों का चयन होगा, ठीक है। तो ये क्वालिफाइंग है। अगर ये क्वालिफाई आप नहीं करते हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है, जो कि आपका टीयर 2 है, फुल्ली टेक्निकल। भी रिस्पेक्टिव फील्ड में आप डिप्लोमा कर रहे हैं, उस ब्रांच में आपको एग्जाम्स देने होंगे, और 100% सिर्फ टेक्निकल ही रहेगा, और इसी पे आपका मेरिट बनेगा। ये सबसे बड़ी बात है कि आपका जो मेरिट बनेगा वो आपका टेक्निकल एग्जाम पे बनेगा। तो वैसे लड़के बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो हमारे संपर्क में हैं, जिनका टेक्निकल बहुत अच्छा है, नॉन टेक्निकल उतना ही कमजोर। तो आपके लिए बहुत दुख की बात है, आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा। लेकिन डिप्लोमा वाला स्टूडेंट है, इंजीनियरिंग स्टूडेंट है, अगर ठान ले तो 3 दिन में सेमेस्टर पूरा कर सकता है, 5 दिन में सेमेस्टर पूरा कर सकता है, अगला 2 महीना में नॉन टेक्निकल भी पढ़ सकता है। कोई बड़ी बात नहीं है, सबका पैटर्न, सबके तरीके होते हैं, बस थोड़ा सा एफर्ट लगाना होगा। या जो लोग टेक्निकल कमजोर है, नॉन टेक वीक है, तो आप टीयर 1 तो क्रॉस कर जाएंगे, टीयर 2 नहीं कर पाएंगे। तो कहीं ना कहीं मैं डिस्कस करूंगा एक ऑप्टिमम स्ट्रेटजी हमारा क्या होना चाहिए कि हम लोग ऑप्टिमम परफॉर्मेंस दे और दोनों लेवल को पार करें। ये आपका हो गया 2 स्टेप सिलेक्शन क्राइटेरिया है डीआरडीओ का, जो कि काफी पुराना है और सब दिन से चला आ रहा है। उसके बाद अब हमारा फोकस आ जाता है नॉन टेक्निकल पे, क्योंकि ये स्क्रीनिंग है, सबसे ज्यादा इंक्वायरी इसी चीज पे आती है, बच्चे इसी बारे में जानना पसंद करते हैं कि नॉन टेक्निकल हमारा क्या है, ठीक है। तो नॉन टेक्निकल का एक फ्रेम हमारा आ चुका है, तो एक आइडिया आपको लग जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है डीआरडीओ में कि इस एग्जाम में निगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर निगेटिव मार्किंग नहीं है तो मैं ऐसे ही बता दूं कि आपका कट ऑफ एवरेजली 5 से 10% ऊपर जाने वाला है, चाहे वो टेक्निकल का एग्जाम हो चाहे नॉन टेक्निकल का एग्जाम हो। क्योंकि जब आपसे नहीं बनेगा आप कहोगे जय माता दी ए, जय माता दी सी, तो फिर उसमें जो है ना, तो कहीं ना कहीं वो एक मेरा ऑब्जर्वेशन रहा है कि निगेटिव मार्किंग रहने से बच्चे वो एक्स्ट्रा अटेम्प्ट करने से डरते हैं। लेकिन जब निगेटिव नहीं हो तो खुशी खुशी 100 बबल करके आते हैं, और जो नहीं भी पढ़ा है, जिसे कुछ नहीं भी आता है, वो भी अपना कॉलर ऊंचा करके आता है कि मेरे तो 100 में 100 हो गए, ठीक है। बट घबराना नहीं है, मार्क्स उसी को आते हैं जो सही बनाते हैं, चाहे वो कम बनाए ज्यादा, तो थोड़ा सा कट ऑफ पे तो फर्क पड़ ही जाता है। तो आपका ये टीयर 1 है, सबसे इंपॉर्टेंट जो कि है, आपको अभी फिलहाल तो इसी पे फोकस बहुत ज्यादा करना होगा। अब इस बार थोड़ा सा चेंज हुआ है, जो पिछला 2018 में हुआ था डीआरडीओ का, उसमें यह टोटल 150 क्वेश्चंस थे, समय भी ज्यादा था, 2 घंटा के करीब समय था। अब टाइम को भी थोड़ा कम किया गया है, 90 मिनट्स, और क्वेश्चंस को भी कम किया गया 120 मिनट्स। तो कहीं ना कहीं हम देख पा रहे हैं कि समय कम है,
क्वेश्चन की संख्या ज्यादा है। तो ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि जो हमारा क्वेश्चन का लेवल होगा, दैट मींस प्रॉब्लम का जो डिफिकल्टी लेवल होगा, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होने वाला है। दैट विल बी इजी टू मॉडरेट ना, क्योंकि समय कम है तो आपको एक्यूरेसी मेंटेन करना होगा, स्पीड चाहिए इसके लिए, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। और ये तभी हो पाएगा जब क्वेश्चन इजी रहे। और अगर क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट आ जाता है, अगर एक सेकंड के लिए माने कि डिफिकल्ट आ गया, तो इसका कट ऑफ ड्रास्टिकली घट जाएगा। और यूजुअली स्क्रीनिंग में ऐसा नहीं होता है। स्क्रीनिंग में हमेशा कट ऑफ ज्यादा जाता है, पेपर हमेशा सिंपल रखता है। और आप एक बात ध्यान दीजिए, आसान सवाल में ही बच्चे गलती करते हैं, तो इजी क्वेश्चन में ही संभावना है कि आप गलती करोगे। ठीक है, इसीलिए ये ट्रैप भी होता है। हाँ, 10-20% इंटेंसिटी डिफिकल्ट क्वेश्चन, रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो है वो मॉडरेट रहता है। ठीक है, चलिए एग्जाम पैटर्न जो है कंप्यूटर बेस्ड है। अब आप जान तो खास करके लॉकडाउन के बाद अब जो है ऑफलाइन खत्म हो गया है, आपको सीबीटी ही देना होगा, और आप लोग अब भी हो चुके हो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम्स में। ठीक है, चलिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो मैकेनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बताऊं, चूंकि मैं मैकेनिकल के सिलेबस को काफी फॉलो करता हूं, तो पिछले साल जो मैकेनिकल को का कट ऑफ रहा है जनरल से लेके एससी तक, वो नियर अबाउट 70 to 80% के रेंज में रहा है। तो आप देख सकते हो कि कट ऑफ इसका हाई रहा है। ठीक है, कैटेगरी में 2-4 मार्क्स का आपको फायदा मिलेगा। पिछले बार 150 था, तो उसमें लगभग 118 के करीब हमारा टीयर 1 का कट ऑफ था जनरल का, और 103 से 4 के राउंड था हमारा जो सबसे लोएस्ट कट ऑफ था एससी या एसटी का। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपको यह ध्यान रखना होगा कि कट ऑफ तो आपको आएंगे, मतलब क्वेश्चन इजी रहेंगे। सबसे पहले बच्चा यही डर जाता है कि नॉन टेक्निकल में क्या पूछेगा, कुछ नहीं, सिंपल सवाल पूछेगा, बस आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट कि टाइम कितना मिलेगा, एग्जाम कब होगा। तो जहां तक मैंने फॉलो किया है डीआरडीओ के पैटर्न को, तो फॉर्म 3 तारीख को आपको आज तक उसे भरने का समय है। उसके बाद मुश्किल से आपको 50 डेज मिलेगा, मैक्सिमम 50 डेज, मींस 50 डेज प्लस माइनस 10, 60 दिन या 40 दिन हो सकता है, मतलब 2 महीने। तो अभी अगस्त लास्ट है, सितंबर है, अक्टूबर है, तो नवंबर में आप कभी भी एग्जाम एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो नवंबर 2022 नॉट 2020, इसमें आपके एग्जाम होंगे। तो 2 महीने बाद आपके एग्जाम होंगे टीयर 1 का। ये लगभग आप देख लीजिएगा इसी अराउंड समय होगा। अगर ज्यादा मिलता है तो चलिए आपके लिए अच्छा है, लेकिन आप तैयारी इसी मान के चलें कि नवंबर 1st या 2nd वीक तक हमारा जो है एग्जाम हो जाएगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। अब सबसे इंपॉर्टेंट है सिलेबस, क्योंकि बहुत सारे लोग सिलेबस के बारे में जानना चाहते हैं कि सर सिलेबस हमारा क्या है। और सिलेबस देखने में तो आपको सिंपल लग रहा है, लेकिन थोड़ा सा आपको मेहनत करना होगा, बट अगर थोड़ा स्मार्टली करेंगे तो हो जाएगा। तो सबसे पहले, चूंकि आप इंजीनियरिंग स्टूडेंट हैं, तो मेरा मानना है कि क्लास 10th तक का मैथमेटिक्स जरूर आता होगा, तभी तो आप पॉलिटेक्निक एंट्रेंस निकाले होंगे और पास किए होंगे। तो पहला जो सेक्शन है वो है क्वांट का। ठीक है, एप्टीट्यूड रहता है, हो सकता है आप नहीं पढ़े होंगे तो भूल गए होंगे, लेकिन ये अप टू क्लास 10 तक का बेसिक मैथमेटिक्स है, वो पार्ट जिसमें कैलकुलेशन होता है, जैसे प्रतिशत, लाभ हानि, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, फ्रैक्शन के क्वेश्चंस हो सकते हैं, नंबर सिस्टम के क्वेश्चन हो सकते हैं। तो सिंपल क्वेश्चन रहता है, आप यकीन मानिए अगर आप एक बार पढ़ लेंगे तो आपसे बन जाएगा। ओनली प्रैक्टिस इज रिक्वायर्ड, वंस यू हैव टू डू द प्रैक्टिस फॉर ऑल द टॉपिक्स। तो इसके लिए आपको करना होगा, तो ये आपका एक रहेगा क्वांट मैथमेटिक्स, और डिप्लोमा है, इंजीनियरिंग किया है तो बेहतर ही होगा, तो इस पे कम मेहनत में आप अच्छा कर सकते हो। तो आपका टारगेट होना चाहिए, मैंने 1 नंबर पे लिया। फिर है इंजीनियर है, साइंस पढ़ा है, तो डेफिनेटली रीजनिंग एबिलिटी तो होगा ही। तो रीजनिंग एबिलिटी अगर आप में नहीं है तो आप टेक्निकल एजुकेशन में नहीं रह सकते हो। तो अगर टेक्निकल आपने अगर सस्टेन किया है, डिप्लोमा अच्छे नंबर से पास किया है, तो डेफिनेटली रीजनिंग स्किल होगा। तो जस्ट टॉपिक्स को एक बार आपको देखना है, ये इसमें भी अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, उसका हमारा टॉपिक आता है इंग्लिश। इंग्लिश है, थोड़ा सा बिहार यूपी के बच्चे इंग्लिश से थोड़ा डरते हैं ना। अगर स्टेट गवर्नमेंट में सरकारी स्कूल से अगर आपने पढ़ा है तो थोड़ा सा जो इधर दिक्कत होगा, बट घबराना नहीं है। इंग्लिश में थोड़ा सा है, कम समय में थोड़ा सा कैसे भी प्रैक्टिस करके, कुछ प्रीपोजिशन, एंटोनिम्स, एनोनिम्स, ये सब को प्रैक्टिस करेंगे, सेंटेंस करेक्शन तो हो जाएगा। आर्टिकल का प्रयोग कहां करना है, तो थोड़ा सा अगर मेहनत करेंगे
इतना मेहनत करिए कि कम से कम एवरेज भी स्कोर कर सकें, क्योंकि इस दो में तो आप ज्यादा स्कोर करोगे, ये आपके लिए फेवरेबल है। इसमें अगर इंग्लिश अच्छा है तो आपके लिए प्लस है, बट इधर करना पड़ेगा। सबसे जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है वो है जनरल अवेयरनेस, जीके और करंट अफेयर्स, जो अक्सर हाँ बच्चों को लगता है बहुत बड़ा है, और सही बात है। जीके और करंट अफेयर्स को मिला दे तो ऐसा कुछ बचा ही नहीं जो नहीं है। फिर कैसे पढ़ेंगे? तो इसके लिए सबसे जो इंपॉर्टेंट थंब रूल है मैं वही बताऊंगा कम समय में, चूंकि आपको करना है। आप इस पे फोकस करो, करंट अफेयर्स की घटनाओं पे। 2022 में जो कुछ भी हुआ है उसके करंट अफेयर्स की घटनाओं को आप पढ़ें, और हर एक घटना जो है उसका कुछ ना कुछ एक बैकग्राउंड होगा, चाहे वो हिस्ट्री से रिलेटेड हो, चाहे पॉलिटी से रिलेटेड हो, चाहे इकोनॉमी से रिलेटेड हो, चाहे ज्योग्राफी से रिलेटेड हो। इन सारी चीजों को आप पढ़ें और उसके बारे में जीके को तैयार करें। अभी मैं एग्जांपल के आपको बताता हूं। अभी हाल फिलहाल में राष्ट्रपति का चुनाव हुआ है, और दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं श्री द्रौपदी मुर्मू जी, जो कि आदिवासी महिला भी हैं ना। तो अब अभी ये रिसेंट की घटना है, अब राष्ट्रपति बनी है, महिला भी थी। अब इसका जीके क्या हो सकता है कि राष्ट्रपति का चुनाव किस आर्टिकल में आता है, राष्ट्रपति के क्या सब पावर्स हैं, राष्ट्रपति का कॉन्सेप्ट संविधान में किस देश से लिया गया है, ये उसका बैकग्राउंड हो गया। तो इस तरह से अगर आप करेंगे तो मेरा मानना है कि समय में आप बेहतर कर पाएंगे। ऐसे लूसेंट खोलेंगे तो लगेगा कि उसी समय आपका मन जो है छोटा हो जाएगा और आप डिप्रेस हो जाओगे, मेरे से ना हो पाएगा। लेकिन घबराना नहीं है, स्ट्रेटजी को फॉलो करना है। करंट अफेयर्स को पूरा कवर करें और उससे जुड़ी हुई चीजों को कवर करें एज ए जीके के क्वेश्चंस में, ठीक है। यही आपका आ जाता है जनरल अवेयरनेस में, चाहे वो पॉलिटी का हो, चाहे ज्योग्राफी का हो, चाहे हिस्ट्री का हो। और थोड़ा सा पोस्ट इंडिपेंडेंस जो है 1857 के बाद से लेकर अभी तक का जो भारत है, उन सारी महत्वपूर्ण घटनाओं को एक बार देख लें, ठीक है। फिर इसमें भी बहुत सारे कैटेगरी हैं। मिसलेनियस में आप अगर जाएंगे तो लाइक कंट्री का कैपिटल, करेंसी एक सेक्शन हो गया, स्पोर्ट्स कॉलम एक हो गया, राइटर के नाम, उसके बुक्स एंड ऑथर एक सेक्शन हो गया, कोई रिसेंट में कोई बड़े पर्सन या तो डेथ किए हैं या कोई बड़ा सा अवार्ड किसी को मिला है वो हो सकता है, अवार्ड लिटरेचर में हो सकता है, नोबेल प्राइज हो सकता है। तो इस तरह से आपको एरियाज को डिफाइन करने होंगे और हर एक एरिया को थोड़ा थोड़ा पढ़ना होगा, उसी से एक दो क्वेश्चंस आते हैं। तो थोड़ा सा स्मार्टली करेंगे तो ये चीज हो सकता है। और सबसे लास्ट है जनरल साइंस, ये क्लास 10th तक का फिजिक्स, केमिस्ट्री और साइंस, दैट इज बायोलॉजी है। इंजीनियर हो तो फिजिक्स अच्छा होगा, इसमें डाउट नहीं है। केमिस्ट्री भी पढ़ के समझ सकते हो। लाइफ साइंस में थोड़ा सा प्रॉब्लम रहता है, बहुत बच्चों को इंटरेस्ट नहीं रहता, बट थोड़ा सा अगर इसको भी अगर अच्छे से पढ़ेंगे, मुख्य बिंदु भी अगर आप लूसेंट से पढ़ लेंगे, तो अगर 30 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन इधर से आ रहे हैं तो ये 1/3 कंट्रीब्यूशन है, तो इसमें भी आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और इस बार संभावना है, हो सकता है आपके फेवर में हो जाए कि सेक्शन 4 और 5 को मर्ज कर दिया जाए। ये ज्यादा अच्छा है, जितना मर्ज होगा, जितना बड़ा सिलेबस होगा, क्वेश्चन का लेवल उतना सिंपल होगा। तो ये ध्यान रखना है, ये मर्ज हो जाए, क्योंकि संख्या कम हुई है। अगर मर्ज हो जाता है तो फिर क्वेश्चन होंगे 30x4 सेक्शन, तो ये सेक्शन 4 और 5 एक हो जाएगा, बाकी क्वांट ये रहेगा। तो हम मेरे हिसाब से स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन अगर ये अलग अलग रहता है, अभी वो डिटेल्ड 3 तारीख को क्लियर होगा, तब आपकी संभावना बनेगी 24x5। तो ये आपका सिलेबस है, इसको आपको तैयार करना है। रही बात बुक की, तो थोड़ा सा मैं बता दूं, क्वांट के लिए ज्यादा नहीं, RS अग्रवाल बेसिक बुक है, उसका बेसिक लेवल प्रैक्टिस करिए। एडवांस लेवल में भी जाने की जरूरत नहीं है, एडवांस में फर्स्ट रिवीजन के बाद जाइएगा। अगर पहली पूरा क्वांट कवर कर लीजिए, समय बचेगा तो करिएगा, हो जाएगा, बेसिक से ही चला जाएगा। रीजनिंग के लिए अजय कुमार की बुक आती है, वो भी आप पढ़ सकते हैं, या जो भी आपके पास रिसोर्स है उसको कवर करिए। बहुत एडवांस इसमें भी नहीं जाना है, ठीक है। और जीके जीएस के लिए लूसेंट तो अथाह समुद्र है ना, लेकिन उसमें से महत्वपूर्ण बातें कोई मंथली मैगजीन जरूर पढ़ें, या आजकल बहुत सारे यूट्यूब पे बहुत सारे लोग जीके पढ़ाते हैं, तो उससे भी आप इस चीज को कवर कर सकते हैं। ये स्ट्रैटेजी हो गया टियर 1 का। अब हम आते हैं जो हमारा मेन इंपॉर्टेंट है टियर 2। बट ध्यान रहे, टियर 2 तभी होगा जब आपका टियर 1 निकलेगा, ठीक है। और टियर 2 में फुल्ली इंजीनियरिंग ब्रांच के आपके एप्टीट्यूड होंगे, मतलब फुल्ली आपका टेक्निकल होगा।
ठीक है, तो इसमें कहीं ना कहीं जो है आप तभी अपियर हो पाएंगे जब आपका सिलेक्शन हो चुका है। तो अगर आप टीयर 1 नहीं क्वालिफाई करते हैं तो टीयर 2 में नहीं अपियर होंगे। मींस कहीं ना कहीं इस बात समझिए कि आपको तैयारी एक साथ दोनों करनी होगी, ठीक है, क्योंकि इसमें समय बहुत कम मिलता है। इसमें 100 क्वेश्चंस होंगे फुल्ली टेक्निकल, जैसे आप मैकेनिकल के हो तो मैकेनिकल से, इलेक्ट्रिकल के हो इलेक्ट्रिकल से, इलेक्ट्रॉनिक से हो तो इलेक्ट्रॉनिक से, 100 फुल रहेंगे। इसमें भी निगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन समय देखेंगे, समय उतना ही है। तो इसमें देखा जाए कि लगभग 1 मिनट एक क्वेश्चन के लिए पढ़ रहा है या 2-4 सेकंड कम पढ़ रहे हैं, 90 मिनट में 100 क्वेश्चन, हम स्टैंडर्ड टाइम में मानते हैं। और डीआरडीओ एक अच्छा ऑर्गेनाइजेशन है, इसके जो टेक्निकल के क्वेश्चन होंगे उसे आप स्टैंडर्ड क्वेश्चन ट्रीट कर सकते हो, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और इसका डिफिकल्टी लेवल होगा मॉडरेट टू डिफिकल्ट। हाँ, 10-20% इजी क्वेश्चंस भी होंगे, ऐसा नहीं है कि इजी नहीं होगा, इजी भी हमारे पास क्वेश्चंस रहेगा, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन मॉडरेट लेवल का रहेगा। मॉडरेट लेवल कहने का मतलब आप अगर समझे तो ऐसे क्वेश्चन जिसमें थोड़ा सा आपको सोचना पड़े, थोड़ा सा कंसेप्चुअल अप्रोच हो ना, हो सकता है वो रिपीटेड क्वेश्चन हो सकते हैं प्रीवियस ईयर के, इसमें पूर्ण संभावना है, रिपीटिशन होता है, लेकिन कंसेप्चुअल क्वेश्चन होंगे। और 20% 15% डिफिकल्ट क्वेश्चन होते हैं जो कि न्यूमेरिकल सब्जेक्ट से होंगे, और वही कहीं ना कहीं एक डिफरेंस क्रिएट करता है सिलेक्शन में और रिजेक्शन में। जैसे कि मेरा जो पिछले साल का अनुभव है, 2018 में थियोरी ऑफ मशीन से लगभग 18 से 20 क्वेश्चन पूछा गया था, टेंटेटिवली 18 से 20 क्वेश्चन थे, और अच्छा खासा क्वेश्चन वाइब्रेशन से था, और पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड था। अब पूरे 100 में 18 क्वेश्चन, 19 क्वेश्चन अगर एक सब्जेक्ट से हो, और थ्योरी ऑफ मशीन सुन के बच्चों को ऐसे ही डर लग जाता है। बट ऐसा नहीं था, उसमें कुछ इजी क्वेश्चंस थे, कुछ मॉडरेट थे, तो उस तरह से आपको तैयारी करनी होगी। तो थोड़ा सा क्वेश्चन मतलब कंसेप्चुअल पढ़ना होगा, आप हल्के फुल्के पढ़ के मतलब आरएस खुरमी पढ़ के डीआरडीओ नहीं निकाल सकते हैं, थोड़ा सा लेवल अपग्रेड करना होगा। इतनी बम्पर वैकेंसी है, 3-4 साल से लोग बैठे हुए हैं, तो डेफिनेटली कट ऑफ बढ़ जाएगा, ये सीधी सी बात है। अभी संख्या कम है, चाहने वाले की ज्यादा है, तो सब कोई पढ़ रहा है, बेसब्री से है, तो कट ऑफ बढ़ेगा, तो इसके लिए लेवल भी बढ़ेगा। अगर इजी क्वेश्चन आता है तो कट ऑफ बहुत बढ़ जाएगा, जो कि अच्छी बात नहीं है। क्वेश्चन थोड़ा टफ आए, कट ऑफ कम रहे, ये अच्छे बच्चों के लिए अच्छा होता है। और मेरा मानना है कि आप भी शायद यही तैयारी करके सोचेंगे कि थोड़ा अच्छा क्वेश्चन आए, जिसे बनाने में मजा आए। ऐसा नहीं कि जस्ट देखो और मारो ना, रटने वाले क्वेश्चंस नहीं हो, थोड़ा सा कंसेप्ट हो, और यकीन मानिए कंसेप्चुअल क्वेश्चंस होंगे। तो ये रहा, अगेन सीबीटी होगा। टीयर 2 के लिए सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है, ज्यादा समय बचेगा नहीं। एग्जाम खत्म होगा, उसके बाद मुश्किल से आपको 15 दिन के अंदर रिजल्ट है, जल्दी रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद आपको जो समय मिलेगा, वो समय मिलेगा मुश्किल से 1 महीना, 25 से 30 दिन में टीयर 2 का एग्जाम। और मैं बता दूं, अगर डीआरडीओ में सिलेक्शन चाहते हैं तो 1 महीना में मैकेनिकल आप तैयार नहीं कर पाइएगा, आपको अभी से ही प्रिपरेशन करना होगा। तो थोड़ा सा जो है अभी टेक्निकल एज वेल एज नॉन टेक्निकल पढ़ें, थोड़ा सा बैलेंस बना के पढ़ना होगा। रही बात कट ऑफ की, तो जो पिछले साल का कट ऑफ है 60 to 70% मैकेनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, मुझे याद है जनरल का 67 या 68 के राउंड था ना, और एससी का 60 या 61 के राउंड था कट ऑफ, ठीक है। तो यही रहेगा। क्वेश्चन पिछले बार भी डिफिकल्ट बहुत ज्यादा नहीं था, मॉडरेट क्वेश्चन था, ठीक है, और इस बार भी वैसी ही संभावना होगी। अगर इजी क्वेश्चन होता है तो इसमें 10% और ऐड कर लीजिए। टफ होगा, जितना टफ होगा इससे बहुत कम नहीं होगा, तो 60 से 70% की तैयारी आप जरूर करें, चाहे आप किसी भी क्षेत्र से हैं ना। और मैकेनिकल में सीटें ज्यादा है तो लोग भी ज्यादा, कैंडिडेट भी ज्यादा। ये मत सोचिएगा कि सीट ज्यादा है बच्चे कम अपियर होंगे, ऐसा नहीं होता। और किसी में संख्या कम है तो बच्चे भी कम अपियर होंगे, तो कंपटीशन लगभग एक ही अनुपात में रहता है, बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। तो ये हो गया। इसकी अगर सिलेबस की बात करें, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर टीयर 2 जो है इसका सिलेबस क्या है, तो डीआरडीओ कोई डिफाइन सिलेबस आपको नहीं देगा। कहीं ना कहीं आप जो पढ़े हैं डिप्लोमा में, जो स्टैंडर्ड कॉम्पिटिटिव सिलेबस है वही रहता है, ठीक है। हाँ, मैं कुछ सब्जेक्ट पे थोड़ा सा ज्यादा मैं आपको कहूंगा कि इस पे थोड़ा फोकस आप करेंगे, जो जॉब का नेचर है। जैसे चूंकि रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, तो मैकेनिकल वाले इस बात को समझें कि आपका मटेरियल साइंस पूछना ही पूछना है, और अच्छा लेवल का पूछेगा, मतलब अच्छे क्वेश्चंस यू कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम मटेरियल साइंस। इसके बाद थर्मल इंजीनियरिंग और फ्लूइड, ये आपका
इंजन का, या बहुत सारे ऐसे वर्क हैं जिसमें इसके कंसेप्ट का यूटिलाइजेशन बहुत है, तो ये आपके डोमिनेशन में रहेंगे। पिछले बार ये सब्जेक्ट थ्योरी ऑफ मशीन बहुत ज्यादा था, बट जरूरी नहीं है कि इस बार भी हो, लेकिन हाँ इसको तैयार जरूर करें अच्छे से। मैकेनिक्स बेसिक फंडामेंटल है पूरा, इसके बिना फिजिक्स का पार्ट है ये, तो इसके बिना काम नहीं चलेगा। मैकेनिक्स के क्वेश्चंस रहते हैं। वन मोर एडिशनल थिंग, मेट्रोलॉजी, ठीक है, चूंकि बहुत सारे लैब हैं और लैब में टेस्टिंग होती है, तो जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है उसका बहुत बड़ा रोल हो जाता है, तो आप जब पढ़ेंगे तो उसके बारे में पढ़ेंगे। सिलेबस छोटा है, ज्यादा नहीं, 4-5 क्वेश्चन आएंगे, लेकिन अगर 5% भी क्वेश्चन सिर्फ एक टॉपिक कवर करता है तो थोड़ा सा आपको इस पे फोकस करना चाहिए। बाकी एक यूनिफॉर्म कंपोजिशन रहता है क्वेश्चन का, हर एक सेगमेंट से क्वेश्चन रहता है, किसी पार्ट को छोड़ नहीं सकते, किसी को पकड़ नहीं सकते। हाँ थोड़ा सा फोकस आपको सेक्शन 1-2 पे थोड़ा सा ज्यादा रखना होगा, क्योंकि आपका मेन पार्ट है। और अगर ये दोनों थोड़ा सा डोमिनेट नहीं हुआ तो सेक्शन 3 डोमिनेट करता है, और ये जब डोमिनेट करेगा तो क्वेश्चन का लेवल टफ होगा। 1 और 2 में बहुत ज्यादा डिफिकल्टी लेवल नहीं है, बच्चे कंसेप्ट से आसानी से अप्रोच लेते हैं, लेकिन सेक्शन 3 अगर डोमिनेट करता है तो आपको कट ऑफ फिर जो है क्वेश्चंस बनाने मुश्किल होते हैं। पिछले बार यही था, इस सेक्शन का डोमिनेशन थोड़ा ज्यादा था, बट मैं मान रहा हूं कि शायद इस बार इधर थोड़ा कम हो, इधर थोड़ा ज्यादा हो, लेकिन फिर भी बैलेंस प्रिपरेशन करें, ठीक है। ये सिलेबस की बात हो गई। फ्रेमवर्क देखें जो सबसे इंपॉर्टेंट है, कैसे आप तैयारी करें, समय कम है, मैक्सिमम 100 डेज आपके पास है, इसी में आपको तैयार करना है। तो एक चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है समझना कि आप अलग अलग तैयारी नहीं कर सकते कि पहले हम टियर 1 का कर लें फिर टियर 2 का करें, नहीं, ऐसे नहीं होगा। पहले आपको तैयारी करनी होगी, एक साथ करनी होगी, टेक्निकल एज वेल एज नॉन टेक्निकल, मतलब छोड़ नहीं सकते आप। हाँ थोड़ा सा प्रोपोर्शनल हम चेंज कर देंगे अपने स्टडी आवर में, लेकिन आपको पढ़ना हो, क्योंकि एक महीना में मैकेनिकल नहीं होगा। एक महीना में वही मैकेनिकल अच्छे से कर सकता है जिसने पहले बहुत अच्छे से पढ़ रखा है, ऑलमोस्ट तैयार है, बस उसे उस वक्त रिवीजन करना हो। बट मेरा मानना है ऐसे बच्चे 5% 10% होंगे, तो आप अभी से ही पैरेलली करो। अब कितना कंट्रीब्यूशन किसका दोगे, तो चूंकि आप इंजीनियर हो तो अपने हिसाब से लॉजिकल मैं बात करूंगा, ये रहा नॉन टेक्निकल, ये रहा टेक्निकल, और ये 3 सिंबल है, अपने हिसाब से फिल करिए और कस्टमाइज्ड रूटीन को बनाना पड़ेगा। फिल करिए। नॉन टेक्निकल आपसे बेहतर कोई नहीं जानता कि आपका टेक्निकल बहुत अच्छा है या नॉन टेक्निकल। अगर जो अच्छा है या दोनों पे इक्वल पकड़ है, सब तरह के लड़के हैं, आपको खुद समझना पड़ेगा किस पे पकड़ हमारा ज्यादा है। तो अगर मैं मान रहा हूं जो अक्सर हाँ लड़कों के साथ होता है कि टेक्निकल सर थोड़ा अच्छा रहता है, नॉन टेक्निकल वीक रहता है। और आपको पता है टेक्निकल अच्छा है तो ये तो टियर 2 में चाहिए, टियर 1 में इसकी जरूरत है नहीं, टियर 1 में हमें क्या चाहिए, नॉन टेक्निकल। तो जिस प्रोपोर्शनलिटी में अगर ये आपका ज्यादा अच्छा है तो इधर समय कम दीजिए, ये कमजोर है इस पे टाइम ज्यादा दीजिए, क्योंकि अगर आपका स्क्रीनिंग नहीं निकला तो टियर 1 कितना भी अच्छा रहे तब फिर आपको जो है रोने के अलावा आपके पास कुछ बचेगा नहीं। तो अपने हिसाब से रखिए। एक और मेरा सजेशन, एटलीस्ट 3 सेशन रखिए सेल्फ स्टडी का, और कम से कम 2 घंटे का एक सेशन रखिए, इससे ज्यादा भी कर सकते हैं। इस 3 सेशन को इसमें डिस्ट्रीब्यूट करिए। जैसे अगर आपका इक्वल है, बराबर बराबर है, तो हाफ टाइम टेक्निकल पे, हाफ टाइम टोटल स्टडी आवर का नॉन टेक्निकल पे। अगर आपका टेक्निकल ज्यादा डोमिनेट कर रहा है तो एक सेशन टेक्निकल को दीजिए, 2 सेशन नॉन टेक को दीजिए, क्योंकि ये आपका कमजोर है। अगर आपका नॉन टेक्निकल बहुत अच्छा है, हो सकता है कुछ बच्चों का नॉन टेक्निकल बहुत अच्छा हो, रहता है, बहुत बच्चे तैयारी करते हैं ग्रुप का, ये सब का तो अच्छा रहता है, टेक्निकल वीक रहता है। तो टेक्निकल अच्छा है तो ठीक है, रिवीजन करें, साथ में टेक्निकल पे भी समय दें, क्योंकि लास्ट में आप बहुत ज्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे। हाँ लेकिन अभी से तैयारी करेंगे तो फिर थोड़ा अच्छा रहेगा। तो आपको खुद अपने हिसाब से बैलेंस करना पड़ेगा कि आपकी काबिलियत क्या है, आपका स्ट्रेंथ क्या है, उसके हिसाब से आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। टियर 1 के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है स्पीड एंड एक्यूरेसी। आपको स्पीड चाहिए, आपको एक्यूरेसी चाहिए, क्योंकि समय कम है, क्वेश्चंस ज्यादा हैं। इजी क्वेश्चंस रहेंगे, ये लगभग तय है। इजी क्वेश्चन में गलतियां ज्यादा होती है, इसलिए सावधानी बरतना होगा, ध्यान रखेंगे। और स्पीड और एक्यूरेसी या कोई भी एग्जाम को निकालने के लिए खास करके इन 2 चीजों के लिए एक चीज जो इंपॉर्टेंट है, जो कि मैंडेटरी आइटम है सभी के लिए, वो है आइदर कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें, ठीक है,
या फिर आप ग्रुप डिस्कशन करें लाइक माइंडेड पीपल के साथ। लाइक माइंडेड मतलब जिससे आपकी फ्रीक्वेंसी मिलती, मतलब ग्रुप डिस्कशन में वहां पे जो है वो नहीं होना चाहिए कि मुझे ज्यादा आता है तो तुम्हें ज्यादा आता है। एक जैसे लोग, अगर आपको आता है दूसरे को बताओ, दूसरे को आता है वो आपको बताएं, और आप इस तरह से करें। ये मैंडेटरी आइटम है, इसके बिना रिजल्ट की संभावना कम है, ये एकदम याद रखें। अगर कोई लड़का ये नहीं करता है तो उसकी सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी बहुत कम होगी, 5 से 10%। लेकिन यही चीज आपको स्पीड देगा, एक्यूरेसी देगा, और खास करके नॉन टेक्निकल के लिए, क्योंकि सिलेबस काफी बड़ा है, तो टेस्ट सीरीज के माध्यम से हम ज्यादा से ज्यादा चीजों को कवर करते हैं। ये रहा फ्रेमवर्क। आपको एक रूटीन बनाना होगा जो कि कस्टमाइज होगा अपने स्ट्रेंथ के मुताबिक, ठीक है। और एटलीस्ट स्टडी में 3 सेशन आपको पढ़ना पड़ेगा, कम से कम 6 घंटा मैक्सिमम, जो आपको अलाउ। अगर आपको जो भी फेवरेट टाइम है सुबह का, अगर आपको पढ़ना अच्छा लगता है, मानू कि आपका प्राणी हो, मुर्गा जैसे हो, सुबह सुबह उठ के पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। निशाचर जैसे हो, रात में देर रात पढ़ते हो, तो आप जो है रात में पढ़ो। पढ़ना आपको है, आपके पास समय एक दिन में 24 आवर ही है। चलिए, तो ये एक फ्रेमवर्क मैंने दे दिया आपके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है। अब आखिरी मोटिवेशन आपके लिए है कि ये क्या जरूरी है, क्या क्यों करें। ये बहुत जरूरी है, अगर आप करना चाहते हैं तो मोटिवेशन के बिना नहीं होगा। और मोटिवेशन जरूरी है जो कि अंदर से भी चाहिए और थोड़ा सराउंडिंग से भी चाहिए। तो दोस्ती ऐसे लोगों से करें जो आपको मोटिवेट करें, ठीक है, और ऐसे लोगों से बचें जो आपको डिमोटिवेट करते हो, उनसे बचें। तो मोटिवेशन में आपको ये एक चीज रखना होगा कि अगले 100 दिन, नेक्स्ट 100 डेज, अगर आप अपने जिंदगी का बेस्ट 100 डेज अगर आप जी पाते हैं, बेस्ट कहने का मतलब है मींस आप जो मैंने फ्रेमवर्क दिया, पढ़ाई करें, बेस्ट परफॉर्मेंस दें, तो जिंदगी आपकी अच्छी हो जाएगी। तो नेक्स्ट 60 इयर्स तक आपके जीवन अच्छे होंगे, लाइफ अच्छी होगी। तो सोच लीजिए 100 दिन अगर अच्छा हुआ तो पूरी जिंदगी अच्छी हो सकती है। क्या आप 100 डेज को बेस्ट बनाने में कैपेबल हैं? इसके लिए सबसे पहले आपको यह विश्वास करना जरूरी है, यस मैं ऐसा कर सकता हूं। तो सेल्फ बिलीव बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो बिलीव इन योर सेल्फ, सबसे पहले तो अपने आप को बिलीव करिए, यस आई कैन डू इट। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो फिर कोई कुछ नहीं कर सकता। तो सबसे पहले आपको बिलीव करना होगा। इसके लिए सिंपल तरीका है, एक दिन अपने आप को समझाइए, यस आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूं, मेरे से ये हो जाएगा, इतने लोगों ने किया है, मैं भी कर लूंगा, 100 दिन में बहुत समय है, मैं कर लूंगा। ये अगर आप अपने आप को रोज बोलते हैं तो जैसा आप सोचेंगे, आपके थॉट प्रोसेस जैसे होंगे, एक्शन भी वैसा ही होगा और आप लेंगे। चाहे आप प्राइवेट में जॉब कर रहे हो, चाहे आप पास आउट हैं, या चाहे बहुत दिन से आप तैयारी नहीं कर रहे, छूट गया है, अगर बिलीव है, बिलीव प्रोसेस पे आप अगर बिलीव पे करते हैं तो बिलीव और जस्ट फॉलो द प्रोसेस। बिलीव करिए कि मैं कर लूंगा, और जो फ्रेमवर्क मैंने बताया उसको फॉलो करिए, उस प्रोसेस में आइए। रिजल्ट के बारे में अभी सिर्फ सोचिए कि मुझे ये करना है, मैं कर लूंगा। 100 डेज बहुत होते हैं, मैं अपना करूंगा, आप अपना बेस्ट परफॉर्मेंस मैं कर लूंगा। और हर एक दिन को एक अवसर की तरह समझिए, अपॉर्चुनिटी की तरह समझिए। ये अपॉर्चुनिटी जो है आपका करियर या तो बना सकता है या डिस्ट्रॉय कर सकता है, चॉइस इज योर्स। मैं आपको हूं कि आप अपने जीवन को बनाना चाहते हैं या बिगाड़ना चाहते हैं। नेक्स्ट 100 डेज यही आपका सबसे इंपॉर्टेंट है। 100 डेज के लिए अगर आप सब कुछ का त्याग कर सकते हैं अपने लक्ष्य को पाने के लिए, उसके बाद सब कुछ वैसा का वैसा ही रहेगा। बस आपके पास एक बहुत ही सुंदर जॉब होगा किसी अच्छे शहर में ना, और उसके बाद फिर जो चाहे आप कर सकते हैं, बाकी आप जानते ही हैं। मैं अपने सेशन को लास्ट में इस ऑर्गेनाइजेशन का जो विजन था डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के एक इंपॉर्टेंट कोट से खत्म करना चाहूंगा, क्योंकि मैं बहुत फॉलो भी करता हूं और ये खोज के मैंने निकाला, मैकेनिकल ओरिएंटेड भी थोड़ा सा है। अब हम थर्मोडायनामिक्स में पढ़ते हैं इंजन के बारे में, हीट इंजन है, कुछ एनर्जी इनपुट दिया, कुछ इनपुट मिला। आईसी इंजन के बारे में पढ़ते हैं, कोई भी इंजन में, तो इंजन में हमें फ्यूल देना पड़ता है और उसके बाद कुछ ना कुछ उसमें मूवमेंट होता है, तो व्हील है, तो आउट आपको व्हील पे देना होगा, तभी गाड़ी आपकी चलेगी, और फ्यूल के बिना भी गाड़ी नहीं चलेगी, तो इनपुट भी देना होगा। उसी तरह है सक्सेस, एक बिल्कुल व्हीकल की तरह है जो कि
किसके चक्के पे चलता है? व्हील इसके लिए क्या है? दैट इज योर हार्डवर्क। हार्डवर्क जो है इस सक्सेस रूपी सवारी का चक्का है। दैट मीन्स यू कैन से दैट द मैकेनिकल वर्क एज ए आउटपुट, और उसके लिए इनपुट क्या है, फ्यूल क्या है? दैट विल बी योर सेल्फ बिलीव, सेल्फ कॉन्फिडेंस। जो मैंने पहले भी कहा, अगर आप ही नहीं मानेंगे कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा तो दुनिया में कोई नहीं आपको सिलेक्ट करवा सकता है। तो सबसे पहले आपको विश्वास करना होगा, तभी आपका सिलेक्शन होगा। आई होप ये सेशन आपके लिए काफी फ्रूटफुल रहेगा। अगर आपके कुछ सुझाव हैं तो आपको जो नंबर दिया गया है, व्हाट्सएप मेरा ही नंबर है, आप भेज सकते हैं। कोई डाउट है आप भेज सकते हैं। आप किसी भी तरह का गाइडेंस चाहते हैं, व्हाट्सएप फोन के थ्रू आप जुड़ सकते हैं। आप अपना कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। मैं एक इनिशिएटिव पे हूं। मेरा मानना है कि डिप्लोमा का बच्चा अगर मेहनत करे तो अच्छा जिंदगी जी सकता है। समाज में डिप्लोमा करने वालों की शायद उतनी अहमियत नहीं होती है, लेकिन आप जैसे लोग जब में जब जाएंगे तो समाज में लोगों के प्रति अवेयरनेस बढ़ेगा और डिप्लोमा के प्रति जागरूकता बढ़ेगी। और यहां पे लोग बस अवेयरनेस की कमी होने के कारण आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो थोड़ा सा हमारे बच्चे मेहनती होते ही हैं, और इंजीनियर हो या डिप्लोमा, जिद पे ठान ले तो कुछ भी कर लेता है। जब सेमेस्टर निकाल सकता है तो ये क्या है, 100 डेज बहुत होते हैं, लेकिन यही ध्यान रखना है जिंदगी का बेहतरीन 100 डे ये अगला होना चाहिए। चलिए, तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं सेशन को समाप्त करता हूं।